हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आपके सभी अच्छे होंगे। तो जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है आज का, वो जरूर से जाके देख लें, ताकि आज जो है हम लोग आगे अपने अभी जो है आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को देख लेते हैं, जरा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्रकाश का परावर्तक सतह। पहले हम लोग देखते तो प्रकाश का परावर्तक सतह हो गया। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, क्या हो गया, ये प्रकाश का परावर्तक सतह हो गया, जिसको हम लोग ग्रस्थित कर लेते हैं। इस पे आती हुई किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और सेम माध्यम में चली गई लौटती हुई किरण को क्या बोल देते हैं, परावर्तित किरण। इसके बीच जो हम लोग लंब खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से ही वो परावर्तित किरण भी लौटती है। ठीक है, और आपतन बिंदु पर ही क्या डालते हैं, अभिलंब को डालते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब और परावर्तन को, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हमने देखा था परावर्तन के नियम को। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होंगे। ठीक, नेक्स्ट आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 का होगा, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये 20 का है तो ये भी 20 का होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के वीडियो में। हम लोगों ने फटाफट रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, तो प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब होता क्या है, तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली मान लेते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है। प्रकाश की किरण बेसिकली क्या हो रही है, किसी बिंदु से आ रही है। और ये क्या हो, परावर्तन के बाद क्या हो, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है किरण, ऐसे जा रही है। ठीक है, परावर्तन के बाद क्या बोल रहा है, किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिल जाती हो। मान लेते कि इस बिंदु पर ये भी किरण आके मिल गई, ये भी आके मिल गई, ये भी आके मिल गई, सारी किरण इस बिंदु पर आके क्या हो गई, मिल गई। या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, एक्चुअल में नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, उसका डायरेक्शन कुछ और होगा, लेकिन वहां पे आके क्या हो, मान लीजिए कि डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी, मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी, तब उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे उस बिंदु स्रोत का। ठीक है, अगर वो वास्तव में मिल जाएगी तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे, अगर वो वास्तव में नहीं मिलेगी तो उसको आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब प्रतिबिंब को हम लोग अच्छे से देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब बेसिकली हम लोगों को कितने प्रकार का दिखा, दो प्रकार का दिखा। अगर जो किरण है वो वास्तव में किसी बिंदु पर क्या हो जाए, जाकर के मिल जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिल जाए उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन प्रकाश इस साइड में मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे न जाके थोड़ा सा क्या, इसको जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ा दें, एक सेकंड में दिखा दो। ठीक है, मान लीजिए कि प्रकाश ऐसे आया, ऐसे गया, अरे ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, लेकिन हम क्या करते हैं, इस बिंदु को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं, इस बिंदु को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं, इस बिंदु को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा, तो एक्चुअल में ये आगे जाके कहीं मिलेगा नहीं, ऐसे समांतर 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 निकल जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे को जबरदस्ती मिला, तुम आओ मिलो मिलो मिलो, तब वो जो पीछे जाके जो मिल रहा है एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में सबने क्या कर लिया, झगड़ा करके सब अलग हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है, नहीं तो मिलो मिलो मिलो, तब वहीं से क्या बन जाता है बेचारा,
कल्पना ही रह जाता है, कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आया, आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ और ही हो गया, अलग ही काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बन गए यहाँ। तो एक सेकेंड माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके थोड़े से गुण के बारे में देख लेते हैं। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब तो समझ में आ गया होगा, अब हम लोग इसके थोड़े से गुण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। ये तो इतना बड़ा हो गया है कि ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा वस्तु के उल्टा बनेगा। अगर वस्तु को हम लोग ऐसे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन आभासी में क्या होता है, जैसे हम लोग सीधा रखते हैं तो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक, समझ में आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अगर वस्तु सीधा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, ऐसे बनेगा। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है उसको अगर हम लोग ऐसे रखते तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। ठीक है, इसके अभी ये सही नहीं हो रहा है। देखिए समतल दर्पण में क्या होते हैं, चलिए खैर ये थोड़ा सा ठीक है। देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, कोई सा समतल दर्पण है, ये क्या है, कोई सा समतल दर्पण है। इस पे कोई ऐसे लंबवत किरण पड़ती है। ठीक है, ऐसे करके क्या हुई, लंबवत किरण आई, तो आने के बाद वो सेम इसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो देखिए इधर से आए और इसी पे लौट गए, तो क्या कोई एंगल का फॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे वो कितने के होंगे, 0 डिग्री के होंगे, लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कितने डिग्री के बन जाएंगे, 0 डिग्री के बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी लंबवत किरण समतल दर्पण पे आती है तो बोलता है हम रिफ्लेक्ट उसी रास्ते पे होंगे, हम किसी और रास्ते में नहीं जाएंगे। ठीक है, इस कारण से वहां पे आपतन और परावर्तन को 0 डिग्री के। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये समतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब बनाता कैसे है, इसको तो थोड़ा सा हम लोग देख लें। समतल दर्पण का यूज तो हम लोग डेली करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एम क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एम हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जिससे क्या होती है, एक रे जो होती है वो आती है, आने के बाद वो परावर्तन का नियम पालन करते हुए लौट जाती है ओबी की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है, मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब नीचे में क्या है, आईज है। हम लोगों के आईज पे बनता बेसिकली कैसे, तो देखिए उस ऑब्जेक्ट से क्या हुई, रेज आई हमारे कहाँ पे, आईज पे। कहाँ पे आई, आईज पे। तो देख ली यहाँ पे मैंने दिखाया, ये रेज आ रही है, आने के बाद देखिए डॉट 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 लाइन से हमारे आईज पे आ रही है नहीं आ रही है। आने के बाद ये वाला देखिए, ये वाला जो लाइनिंग है, ये वाला आ रही है या नहीं आ रही है, हमारे आईज पे आई। आने के बाद क्या होता है, ये वापस से जाती हैं उसी डायरेक्शन में। क्या हो रहा है, वापस से उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, देखिए सिंपली ऐसा समझते हैं। ठीक है, कि रेज जो है वो ऐसे आ रही है, रेज जो है वो ऐसे आई और ये हमारे आईज तक आई, आईज तक हमारे ऑब्जेक्ट का रेज आ गया। आने के बाद ये क्या होता है, वो जाता है किधर की ओर, एंगल बनाते हुए जाएगा ना, तो वो परावर्तित होती है। तो परावर्तन होने के बाद वो जाता है, तो वो परावर्तन होने के बाद जाता है और फिर वहां से हम लोग उसको पीछे की ओर खींचते हैं। क्या करते हैं, उसको पीछे की ओर डॉट 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 करके खींचते हैं। और खींचने के बाद हमारे आईज पे क्या होता है,
ये जो इमेज होता है वो फॉर्म होता है, मतलब दूसरी बार जब वो रिफ्लेक्ट होके हमारे बॉडी हमारे आईज पे आता है तब वो इमेज क्या होता है हमारे आईज पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, बीच में रखा हुआ है मिरर, ये हो गया मिरर। ऑब्जेक्ट पे क्या हुई, लाइट आई, आने के बाद वो क्या हुए, परावर्तन का नियम का पालन करते हुए लौटने के टाइम में एक बार हमारे आंख पे आई, आंख बोला अभी हम इमेज नहीं बनाएंगे, तो वो फिर से जाता है, फिर से क्या होता है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट का जो लाइट होता है वो वापस से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आईज पे आता है, और आईज पे आने के बाद क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से समतल दर्पण पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी वस्तु दूरी होगा वही प्रतिबिंब दूरी भी होगा। कहने का मतलब ये कि अगर 5 सेंटीमीटर पे वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर पे ही क्या होंगे, इमेज भी होगा। कहाँ, दर्पण के पीछे साइड बनता है इसका इमेज, तो दर्पण के पीछे साइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें सिंपली पूछ दिया जाता है कभी कभी कि अगर समतल दर्पण पे हम लोग किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। गॉट इट। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। और कुछ है इसमें, देखिए यहाँ पे एक चीज और दे रखा है पार्श्व परिवर्तन के बारे में। अब ये पार्श्व परिवर्तन बेसिकली होता क्या है, तो पार्श्व परिवर्तन एक घटना है जिसमें हम लोगों का क्या दिखता है, बायां हिस्सा दायां दिखता है और दायां हिस्सा बायां दिखता है। जैसे हम लोग समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में अपने दाएं हाथ को उठाते हैं तो बायां हाथ दिखता है, बायां हाथ को उठाते हैं तो दायां हाथ दिखता है। यही जो घटना होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है समतल दर्पण के कुछ गुण। ये जो समतल दर्पण होते हैं, ये जो प्रतिबिंब बनाते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके गुण के बारे में हमने अभी पढ़ा भी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। तो सेम लिखा हुआ है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला देखिए 5वें नंबर पे जो लिखा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। मैंने बताया अगर 5 सेंटीमीटर आगे, मतलब मान लीजिए कि बीच में दर्पण है और यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर पे किसी वस्तु को रख रहे हैं, तो दर्पण के जस्ट 5 सेंटीमीटर पीछे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हमने पार्श्विक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। तो जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। हाथ दायां हाथ बायां हाथ दिखेगा, बायां हाथ कैसा दिखेगा, दायां हाथ दिखेगा। ठीक है। अब जो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ही सीधा एंड आभासी होता है। कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं मुंडी तरफ से और दिखता पैर है, दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो जैसा मुंडी रहता है वैसे वो हमको चेहरा बना करके दिखाता है, जैसा हाथ रहता है वैसे वो हाथ बना करके दिखाता है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार उतना ही होगा जितना क्या होगा, वस्तु का आकार होगा। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर का है, बड़ा है, तो उतने ही 5 सेंटीमीटर बड़ा का इमेज भी बनेगा। 5 इंच वस्तु का साइज है तो 5 इंच का ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्या है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ऐसा थोड़ी कि दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे इसमें प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है हमारा गोलीय दर्पण, क्योंकि हमने दर्पण कितने प्रकार के पढ़े थे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, समतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बोला कि हम अकेले रहेंगे नहीं, क्या बोला था, वो अकेले रहेंगे नहीं, तो उसके 2 और पार्टीशन हो जाते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण को देखते हैं। तो गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। एक गोला होता है जो अंदर से खाली होता है, उसी का एक भाग क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। अब एक भाग उत्तल हो जाएगा, एक भाग अवतल हो जाएगा। ठीक, इसलिए गोलीय दर्पण 2 टाइप के होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक, अब देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। तो अब जाहिर सी बात है गोलीय दर्पण खुद एक खोखले गोले का भाग है, तो ये भी क्या होगा, गोलीय दर्पण का एक भाग होगा जिसका बाहरी भाग रंगा हो, बाहरी भाग क्या होगा, रजतित किया होगा, मतलब रंगा हुआ होगा, और आंतरिक भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा।
किरणें आएंगी लौटेंगी, किरणें आएंगी लौटेंगी, आएंगी लौटेंगी, आएंगी लौटेंगी। ये तो कहाँ से होगा? अंदर से होगा। और बाहरी भाग रंगा हुआ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, आंतरिक भाग क्या होगा? रंगा हुआ होगा और बाहरी भाग से किरणें आएंगी टकराएंगी लौटेंगी, आएंगी टकराएंगी लौटेंगी, आएंगी टकराएंगी लौटेंगी। तब उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। समझ में आ गया? अवतल दर्पण में क्या होगा? परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर होगा। ठीक, सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण बाहर की ओर रजतित होगा, मतलब रंगा हुआ होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण अंदर की ओर रंगा हुआ होगा। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण धंसा हुआ भाग से क्या करता है? बात वही हो गया, धंसे हुए भाग से परावर्तित करता है और वो उभरे हुए भाग से परावर्तित करता है। ठीक, आगे हम लोग इसके अलग अलग गुण के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा तो इसे आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए।